वेलकम फ्रेंड्स। ये मेरे बच्चे ने इस पर टेबल लिखा है। तो वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड। और आज हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। उस टॉपिक का नाम है इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी का मतलब होता है क्षमता, हिंदी में। तो इफ़िशियंसी कैसे निकालते हैं या क्या होती है, इसको समझने के लिए हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं। कोई लग रहा है इंक सूख गई है क्या? मैं थोड़ा इसमें इंक डालता हूँ। शायद अब ये काम करेगा। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उसी के थ्रू आप समझिए इफ़िशियंसी क्या होती है। ठीक है। आपने कभी डैम देखा है? वाटर डैम। वाटर डैम देखा है? अगर रियल में नहीं देखा होगा तो फ़ोटो में तो ज़रूर देखा होगा। कुछ ऐसा बना होता है। ऐसा ही फ़ोटो में ऐसे ही दिखाते हैं ना। यहाँ से कई लाइनें, कई ओपनिंग होती हैं जिनसे पानी गिरता है ढेर सारा, और ये यहाँ टरबाइन पर गिरता है। यहाँ पर नीचे टरबाइंस होती हैं। टरबाइन को ऐसे शो करते हैं। टरबाइन को शो करने का ये तरीका है। जब आगे आप लोग इंजीनियरिंग करोगे ना, तब आप वहाँ पर सीखोगे कि ये टरबाइंस ऐसे शो करते हैं। जब आप लोग आगे कॉलेज जाओगे, आईआईटी जाओगे या एनआईटी जाओगे, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में जाओगे, तो वहाँ आपको एक सेपरेट सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है हाइड्रोलिक टरबाइंस। हाइड्रोलिक सिस्टम्स आपको पढ़ना पड़ेगा, जहाँ पर हम लोग फ्लूइड यानी जैसे वाटर का इस्तेमाल करके पावर जनरेट करते हैं। ठीक है, वो सब आप लोग पढ़ोगे जाके। तो जस्ट मैं यहाँ पर इसका और वहाँ पर जब आप देखोगे तो टरबाइन को देखोगे ऐसे शो करते हैं, तो मैंने ऐसे ही बना दिया। तो ये आपको सब पता हो गया। दीवार है ये डैम की, और इस दीवार के उस पार पानी भरा होता है। मतलब अगर आप उसको इस साइड से देखो, इस साइड से, अभी इंक काम नहीं कर रही लग रहा है, कर जा काम भगवान। अगर आप उसको इस साइड से देखोगे तो ये दीवार खड़ी होती है ऐसे डैम की। यहाँ से ऐसे पानी गिरता है और इसके पीछे बहुत बड़ा वाटर रिजर्वायर होता है। क्या होता है? वाटर रिजर्वायर। ठीक है, यहीं पर पानी नदी से आ रहा होता है, उसको रोक लेते हैं तो बहुत बड़ा रिजर्वायर, एक झील टाइप का तैयार हो जाती है। फिर यहीं से पानी हाइट पर से छोड़ा जाता है और वो नीचे जो टरबाइन होती हैं उन पर वो पानी गिरता है। ठीक,
उनसे हमको पावर मिलती है, एनर्जी मिलती है, कह सकते हो। तो ये तो हुआ डैम का एक बहुत, हाइड्रोलिक टरबाइन का एक बहुत ही क्रूड एग्जाम्पल, मतलब बिना किसी टेक्नोलॉजी या बिना किसी टर्मिनोलॉजी का यूज किया हुआ जस्ट एक क्रूड पिक्चर, ठीक है, आपको समझाने के लिए। तो मान लो कि ये जो ओपनिंग है जहाँ से ये पानी आ रहा है, इसकी टरबाइन से हाइट है h। कितनी टरबाइन से हाइट है? h। और ये सारे ओपनिंग मिला के मान लो 1 सेकेंड में कितना पानी गिर जाता है? m किलोग्राम। मान लो कि 1 सेकेंड में ये जितनी भी ओपनिंग है, तो वो सारा जो पानी है वो कितना गिर जाता है? m किलोग्राम, ठीक है, 1 सेकेंड में। तो 1 सेकेंड में इन टरबाइंस को एनर्जी कितनी मिली? देखो, टरबाइन अपने आप एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करती है, वो टरबाइन किसी एनर्जी को किसी स्पेशल एनर्जी में बदलने के काम आती है। ये जो पानी गिरा ऊपर से, इसमें एनर्जी होती है, बहुत एनर्जी होती है। हम लोग उसी एनर्जी को अपने काम के लिए कन्वर्ट करते हैं, यूजफुल काम के लिए। इसी पानी की एनर्जी को ही हम फाइनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं, जिनसे घरों में बिजली सप्लाई होती है। तो 1 सेकेंड में अगर पूरे डैम से m किलोग्राम पानी गिरता है, तो इसका मतलब है कि हमने 1 सेकेंड में इस पूरे डैम सिस्टम को कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र की? एनर्जी इनपुट टू डैम सिस्टम कितनी? 1 सेकेंड में कितनी हमने ट्रांसफ़र कर दी? 1 सेकेंड में मास। और ये जो एनर्जी है, जब ये वाटर यहाँ इस पोजीशन पर होता है, तो वो टोटल इतनी एनर्जी लेकर चलता है, वो टोटल इतनी एनर्जी लेकर चलता है। इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और अगर आपको थोड़ा और अभी जब हम बताएंगे आगे, जब हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाएंगे, तब यहाँ ये बताएंगे आपको। ये जो एनर्जी जो है, जब ये पानी इस टरबाइन पर आता है, तो ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी पानी गंवाता जाता है, लूज करता है, और पानी गिरते टाइम उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। यहाँ पर लगभग ओपनिंग के वक्त उसकी वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में 0 मान लेते हैं। भाई पानी ऐसे निकलेगा शुरुआत में, इस साइड से ऐसे, इस डायरेक्शन में, तो लगभग नीचे की ओर जो वेलोसिटी है वो 0 मान लेते हैं। और जब ये टरबाइन पर हिट करता है, तब मान लेते हैं उसकी नीचे की ओर का वेलोसिटी कंपोनेंट जो टरबाइन का है वो v है। तो 1 सेकेंड में ऐसे भी निकाल सकते हो उसकी एनर्जी, 12 mv², क्योंकि यही जो पोटेंशियल एनर्जी है वही काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। समझ में आया? तो चाहे आप ऐसे निकाल लो, आपको पता हो कि जब ये हिट कर रही है टरबाइन पर पानी, जब पानी टरबाइन पर हिट कर रहा है, तो उस समय उसकी वेलोसिटी क्या है। अगर आप वो भी पता हो आपको, तो आप ये पता कर सकते हो कि टरबाइन को वाटर ने कितनी एनर्जी इनपुट की 1 सेकेंड में। क्योंकि हमने यहाँ माना है कि 1 सेकेंड में m किलोग्राम मास पानी का गिरता है टोटल डैम से टरबाइन पर। ये m बहुत बड़ा होता है रियल में। कभी आप डैम देखो, उससे पानी का फ्लो देखो, तो आपको समझ में आएगा 1 सेकेंड में कितना पानी गिरता है। तो ये पता चल गया कि 1 सेकेंड में एनर्जी इनपुट जो मिल रहा है डैम को वाटर के थ्रू, वो इतना है। इतना एनर्जी टरबाइन को मिला जो डैम में लगी है।
अब क्या होता है, ये पानी टरबाइन को घुमाता है, खूब तेज़ी से गिरता है टरबाइन पर और इतना वाटर गिरता है। तो क्या होता है कि इतना वाटर और इतना वेलोसिटी दोनों मिला के इतनी इसमें एनर्जी होती है कि ये टरबाइन के जो ब्लेड्स हैं उनको घुमाना शुरू करता है। टरबाइन रन करती है, उसका शाफ्ट घूमता है, तो टरबाइन से यही पानी एक तरह से टरबाइन पर कह लो वर्क करता है, तो टरबाइन पावर प्रोड्यूस करती है। टरबाइन क्या प्रोड्यूस करती है, टरबाइन भी एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो हम 1 सेकेंड ही ले रहे हैं, तो मान लेते हैं कि 1 सेकेंड में टरबाइन ने 1 सेकेंड में टरबाइन ने कितनी पावर पैदा कर दी, मान लो P। 1 सेकेंड में टरबाइन ने P पावर पैदा की। देखो इतनी पावर हमने वाटर के थ्रू दी, तो टरबाइन ने इतनी पावर पैदा की P, और ये होती है मैकेनिकल पावर पहले, जो टरबाइन जस्ट प्रोड्यूस करती है। फिर क्या होता है, इसी टरबाइन के साथ लगा देते हैं हम लोग जनरेटर, जो कि इस पावर, जो मैकेनिकल पावर होती है टरबाइन की, टरबाइन तो मैकेनिकल कंपोनेंट है, पहले वो मैकेनिकल कुछ पावर जनरेट करेगा, बीच में जनरेटर लगाते हैं, तो ये जनरेटर इस मैकेनिकल पावर को फाइनली बदल देता है इलेक्ट्रिकल पावर में, और वो मान लो है P डैश, ये इलेक्ट्रिकल पावर हो गई। यही इलेक्ट्रिकल पावर हमारे काम आती है, यही इलेक्ट्रिकल पावर हमारे काम आती है, यानी यूजफुल यही पावर प्रोड्यूस हुआ। पावर शब्द बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि पर सेकंड बात हो रही है, 1 सेकंड में ही जो एनर्जी जनरेट हो रही है वही पावर है। इससे भी थोड़ी बहुत एनर्जी खींच ली जाती है। कितनी खींच ली जाती है, मान लो P डबल डैश, तो बाकी जो बचती है P ट्रिपल डैश, ये वो पावर है जो हम घरों में यूज के लिए भेजते हैं, यानी यही हमारी यूजफुल पावर है, या कह लो यूजफुल एक तरह से आउटपुट है वर्क का। ये क्यों खींचते हैं बीच में, अरे इतना बड़ा डैम है, चल रहा है, उसमें इतनी मशीनें लगी हैं, उनको भी, और न जाने कितने लाइटिंग है, कितनी जगह बॉयलर हैं, जो भी हैं, उनको रन करने के लिए इलेक्ट्रिकल पावर चाहिए। तो इलेक्ट्रिकल पावर ये कहाँ से आएगी, यहीं से हम लोग लेते हैं। इसी डैम से जो एनर्जी पावर तैयार होती है, इलेक्ट्रिकल पावर, इसी से हम इसको खींचते हैं। तो एक तरह से देखा कि हमने, अब आप देखो, हम तुमको अब जस्ट एनालिसिस देखते हैं ना, कैसे क्या हुआ। हमने इनपुट पावर दी 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में हमने जो एनर्जी दी, पावर नहीं शब्द इस्तेमाल करते, चलो एनर्जी शब्द इस्तेमाल कर लो। 1 सेकेंड में हमने पूरे डैम को, या कह लो डैम में जितनी टरबाइन है उनको इतनी एनर्जी दी 1 सेकेंड में। ये इनपुट एनर्जी है। ये एनर्जी कहाँ से हमने सारी टरबाइंस को दी, वाटर के थ्रू, जो इतना बड़ा वाटर का रिजर्वायर है उसके थ्रू हमने टरबाइन को एनर्जी दी कि भाई ये रही वाटर की एनर्जी, जो है ग्रेविटेशनल एनर्जी। टरबाइन ने फाइनल यूजफुल वर्क 1 सेकेंड में, फाइनल यूजफुल वर्क जो आउटपुट मिला, आउटपुट, लेकिन कौन सा, यूजफुल, जो हमारे काम आया, वो कौन सा आया, वो आया P ट्रिपल डैश। 1 सेकेंड में पता चला P ट्रिपल डैश एनर्जी टोटल हम मिली आउटपुट में, सारे प्रोसेस होने के बाद फाइनली, जो कि हमारे काम आ रही है। तो इस पूरे प्लांट की जो इफ़िशियंसी होगी वो होगी P ट्रिपल डैश अपॉन, मतलब यूजफुल वर्क अपॉन गिवन एनर्जी, यूजफुल
यूजफुल, बहुत ध्यान से देखना शब्दों को, यूजफुल वर्क अपॉन, यूजफुल वर्क जो मिला हमको, आउटपुट, सिस्टम से जो हमको यूजफुल आउटपुट मिला, यूजफुल वर्क अपॉन एनर्जी इनपुट, इनपुट एनर्जी, यानी हमने पूरे सिस्टम को कितनी एनर्जी दी और हमको कितना यूजफुल वर्क मिला, इसको बोलते हैं इफिशियंसी ऑफ द सिस्टम। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, अगर आपको P∭+ ना पता हो तो आप समझ रहे हैं कि हमने शुरुआत में तो इतना दिया था पावर, एनर्जी। अब यहाँ पर सेकंड की बात कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक मुंह से पावर निकलता है, क्योंकि पर सेकंड किया गया जो वर्क होता है वो पावर कहते हैं, ठीक है। तो हमने शुरुआत में इतनी एनर्जी दी थी, कुछ एनर्जी उसमें खर्च हो गई फ्रिक्शन, इतनी मशीनें चल रही हैं, इतना हीट जनरेट हो रहा है, तो कुछ फ्रिक्शन लॉस में चली गई, कुछ मैकेनिकल लॉसेस में चली गई, कुछ एनर्जी मैकेनिकल लॉस में चली गई, कुछ एनर्जी हम लोगों ने जैसे खुद ही प्लांट में लाइटिंग वाइटिंग इन सब के लिए इस्तेमाल कर ली थी, यानी P∭, इतनी, यानी कि जब, तो यही तो इसमें से ये सब जो घट गई वही तो है P∭, यानी यूजफुल वर्क डिवाइडेड बाई mgh, यानी इनिशियल गिवन इनपुट एनर्जी। तो हमेशा याद रखना जो इफिशियंसी है उसकी स्टैंडर्ड डिफिनीशन ये है कि किसी सिस्टम की इफिशियंसी क्या है कि हम उसको कितनी इनपुट एनर्जी देते हैं शुरुआत में हमने उसको कितनी एनर्जी दी, उसको, वो तो फंडामेंटल चीज़ है, उसको वो हमेशा डिवाइड में आती है यहाँ, और उस सिस्टम ने उस एनर्जी का इस्तेमाल किया, उसमें बहुत सी चीज़ लॉस में गई, एनर्जी लॉस हुई हीट में, फ्रिक्शन में या और चीज़ों में, तो फाइनली उस एनर्जी का कितना पार्ट हमको यूजफुल वर्क के लिए मिला, जिसका कि इस्तेमाल हम अपने डेवलपमेंट, अपने काम के लिए इस्तेमाल करेंगे, वो चीज़। तो यूजफुल वर्क ऑफ द सिस्टम डिवाइडेड बाय इनपुट एनर्जी टू द सिस्टम, ये है हमारा एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसको अच्छे से आपने समझ लिया है। ठीक है, चलो इसी तरह हम दूसरा एग्जाम्पल लेकर आपको थोड़ा और क्लियर कर देते हैं। हमने एक बाइक खरीदी, बाइक में लिखा है कि ये, मान लो लिखा है कि ये 20 किलोवाट पावर पैदा करती है, यानी ये वो पावर है जो हमको उस बाइक से फाइनली मिलती है। इसी पावर का इस्तेमाल बाइक को रन करने के लिए किया जाएगा, यानी ये यूजफुल वर्क है। यूजफुल वर्क डन बाय द बाइक पर सेकेंड, किलोवाट में है तो मतलब पर सेकेंड की बात हो रही है। तो बाइक है, उसकी रेटिंग ये है। ठीक है, अब जो बाइक का इंजन है उसमें हम भराते हैं पेट्रोल, ये भी आप जानते हो। और मान लो कि बाइक एक सेकेंड में मान लो x ml पेट्रोल, मिलीलीटर पेट्रोल खा जाती है मतलब उसके इंजन में एक सेकेंड में इतना पेट्रोल कंजम्पशन में आता है।
बाइक का इंजन 1 सेकंड में x ml पेट्रोल कंज्यूम करता है, उसी से वो एनर्जी पैदा करेगा। ठीक है, और मान लो कि जो पेट्रोल है, पेट्रोल उसकी कैलोरी यानी उसका एनर्जी, कैलोरी वैल्यू बोलते हैं ना, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द पेट्रोल। मान लो पेट्रोल की जो कैलोरीफिक वैल्यू है, जो पेट्रोल है, पेट्रोल्स कैलोरीफिक वैल्यू ये बताता है कि 1 ml पेट्रोल जलाने पर कितना जूल एनर्जी पैदा होगा। 1 ml पेट्रोल जलाने पर कितना एनर्जी पैदा होगा, तो ये मान लो है Q। तो Q जूल, यहाँ जो भी वैल्यू हो, पेट्रोल के कैलोरीफिक वैल्यू जो भी हो, Q जूल पर ml, यानी कि हमको पता है कि पेट्रोल के 1 ml पर ml मतलब 1 ml से Q जूल पैदा होती है एनर्जी जलाने पर। पेट्रोल के 1 ml को जलाने पर Q जूल पैदा होती है। और पेट्रोल और जो इंजन है, इंजन वो 1 सेकंड में कितना पेट्रोल कंजम्पशन कर रहा है, x ml। तो यानी जो इंजन है वो 1 सेकंड में कितना, इंजन के अंदर 1 सेकंड में, इंजन के अंदर जो पेट्रोल है 1 सेकंड में कंज्यूम हो रहा है x ml। तो यानी इंजन के अंदर 1 सेकंड में कितनी एनर्जी पैदा हो रही है, इंजन के अंदर 1 सेकंड में एनर्जी कितनी पैदा हो रही है, XQ। भाई 1 ml में Q जूल, तो x ml में XQ जूल। वाओ, हमको पता चला कि इंजन में 1 सेकंड में एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है वो ये है, और इंजन में जो 1 सेकंड में एनर्जी पैदा हो रही है, या जो भी एनर्जी पैदा हो रही है, इंजन में जो पेट्रोल की एनर्जी है वही तो इंजन रन करेगी, वही तो इंजन रन करेगी, वही इनपुट एनर्जी का काम करेगी। तो इस पता चला कि इंजन में इनपुट एनर्जी जो कि हम पेट्रोल जला के देते हैं इंजन को, वो कितनी है, XQ जूल। और 1 सेकंड की बात हो रही है, तो 1 सेकंड में हमने दिया इंजन को एनर्जी XQ जूल। और मान लो रेटिंग लिखी है 20 किलोवाट। 20 किलोवाट का मतलब है 20 × 10⁻³ जूल पर सेकेंड। इंजन से प्रोड्यूस हो रहा है पावर इतना, इंजन को हम दे रहे हैं इतना पावर पेट्रोल जला के। तो फाइनल इंजन की जो इफ़िशियंसी है क्या है, तो इंजन की इफ़िशियंसी मतलब क्या होती है कि इंजन ने कितना यूजफुल वर्क किया, वही जो बाइक को दौड़ाने के काम आएगा वो तो है यूजफुल वर्क। 1 सेकंड की बात हो रही है, तो पर सेकंड, यहाँ भी 1 सेकंड हम एनर्जी दे रहे हैं पर सेकंड, वही तो सेकंड भूल जाते हैं। तो यूजफुल वर्क कितना है, 20 × 10⁻³ जूल। और ये है कि बाइक को इंजन ने कितना यूजफुल वर्क दिया जो कि बाइक के काम आएगा, और डिवाइडेड बाय इंजन में पेट्रोल ने जला के कितना एनर्जी इंजन को दिया, XQ जूल पर सेकेंड। तो यानी हम पेट्रोल के थ्रू इंजन को इनपुट में इतनी एनर्जी दे रहे थे 1 सेकेंड में XQ जूल, तो इंजन ने इतने जूल 1 सेकंड में काम किया। तो ये आ गई इंजन की इफ़िशियंसी। अब जितने ml हो और पेट्रोल का जितना कैलोरीफिक वैल्यू होता है पर ml वैल्यू रख दोगे तो आपको इफ़िशियंसी मिल जाएगी। इफ़िशियंसी किसी भी सिस्टम की 1 से कम होती है, याद रखना 1 से कम होती है, 1 भी आज तक नहीं होती। मतलब ऐसा कोई सिस्टम दुनिया में नहीं बना है कि हम जितनी एनर्जी दें उतनी ही वो यूजफुल वर्क में
कन्वर्ट कर दे। ऐसा कोई सिस्टम आज तक नहीं पैदा हुआ है, ना बना है रियल में, कि हम जितनी इनपुट एनर्जी दे सिस्टम को, उस एनर्जी के इक्वल वो यूजफुल वर्क पैदा कर दे। तो इफ़िशियंसी हमेशा किसी सिस्टम की 1 से कम ही होती है, लेस देन 1, क्योंकि हमारी इनपुट एनर्जी का बहुत सा हिस्सा हीट लॉस, फ्रिक्शन लॉस और भी तरह तरह के लॉस में खो जाता है। ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं कि जिसमें एनर्जी दे और वो ठंडा ही पड़ा रहे। इवन कुकर में देखिए ना, कुकर में जब एनर्जी देते हैं तो सारी एनर्जी खाना बनाने में नहीं यूज होती है, काफ़ी एनर्जी कुकर को केवल गर्म करने में यूज होती है। कुकर का टेम्परेचर बढ़ता रहता है, जो कुकर का जो मेटल है उसका टेम्परेचर बढ़ता रहता है। तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि जिसको एनर्जी मिले और वो उसके टेम्परेचर में कोई परिवर्तन ना हो। लैपटॉप चलाओ, उसको एनर्जी मिल रही है स्विच बोर्ड से, यानी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो ऐसा नहीं कि सारी एनर्जी केवल लैपटॉप की केवल काम में इस्तेमाल होता है। लैपटॉप गर्म भी होता रहता है, थर्मल डिसिपेशन होता रहता है, और वो एनर्जी लॉस में जाती है। ठीक है, तो इसीलिए एफिशिएंसी हमेशा 1 से कम होती है, क्योंकि फ्रिक्शन लॉसेस, मैकेनिकल लॉसेस, हीट लॉसेस में बहुत सी एनर्जी खर्च हो जाती है जो हम देते हैं उसको। तो ये है कॉन्सेप्ट इफ़िशियंसी का। ठीक है, आई होप आपको खूब अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। ठीक है, चलो तब तक के लिए बाय बाय।